हाँ, तो आपका फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके, जिसके अंदर बहुत अपन ने ईजी जैसी बातें की थी, बहुत बेसिक बातें सारी उसमें फर्स्ट पार्ट में कर ली थी, और वो बेसिक बातें अगर पढ़ ली तो आज का वीडियो बहुत ईजिली आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आज अपन वैसे 2-3 बातें बहुत टॉप लेवल की पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में इंपॉर्टेंट, आगे फ्यूचर में भी काम आएगी। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट एक बात और है कि अपने चैप्टर का नाम है चुनाव, इलेक्शन एंड प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। यानी कि चुनाव जो होते हैं भारत के अंदर, चुनाव जो होते हैं स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट चुनाव, आपने सुना भी होगा, और बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं, बिल्कुल मतलब किसी भेदभाव नहीं होता, ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में चुनाव होते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर चुनाव ही गलत हो जाएंगे तो फिर अपन कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। ठीक है, इसलिए अब आप कहोगे कि कैसे कह सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं, इसके लिए कोई बॉडी या फिर कोई संस्था काम करती है क्या? तो बिल्कुल इसके लिए एक बॉडी काम करती है, वो आपको थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक ईजिली समझना है। उसका नाम है निर्वाचन आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी सरकार का प्रेशर नहीं। ध्यान रखना, बहुत ताकतवर संस्था है ये, बहुत ताकतवर संस्था है। ये मंत्रियों को कोई भी हो चाहे उसे किसी डरता नहीं है, निष्पक्ष काम करता है। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इंग्लिश में बोल देंगे इसको इलेक्शन कमीशन। अब पूरी बात आपको समझनी है इसके बारे में एक बार डिटेल से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की मैं अगर बात करूं तो इसको एक बार नॉर्मली समझ लिया जाए कि इसकी बात हमारे संविधान में कहाँ करी हुई है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बात लिखी हुई है तो हम ये मानेंगे कि वो क्या है, वो गारंटेड बात है, वरना कोई उसका भरोसा नहीं है। तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 324 का फर्स्ट पार्ट, आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद को, आर्टिकल 324 का फर्स्ट जो है, क्योंकि मैंने आपको ये बता रहा कि छोटी बात है, फर्स्ट सेकंड फोर ये अलग चीज़ है। 324 के फर्स्ट पार्ट के अंदर निर्वाचन आयोग की बात की गई है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई। एक बात बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में या फिर भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन या फिर निर्वाचन आयोग की संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर बात की गई है? तो 324 का फर्स्ट पार्ट। एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर आप ये सीखेंगे कि इसका जो मेन हेड होता है वो कौन होता है। तो ध्यान रखना, इसके तो होता है निर्वाचक आयुक्त। हाँ, निर्वाचक आयुक्त, ध्यान रखना, निर्वाचक आयुक्त होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, एक तो होता है इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान रखना, 2 अदर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ EC। ध्यान रखना, ये बॉडी होती है हमारे एट प्रेजेंट 3 लोग होते हैं, एक निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 3 मिलके एक संस्था है ये पूरी। मेन निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं, और ये सारे IAS अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसके बात को ध्यान रखना आपको। और अब अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा फिर आप ये सोचेंगे कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, इस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मतलब इसका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति हो गई मेन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो इसका जो टेन्योर है, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, तो कार्यकाल है इसका 6 वर्ष, 6 ईयर्स, या तो 6 साल बोल दो या फिर 65 वर्ष। ये बात आपको समझनी है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो 6 साल तक अपने पोस्ट पर रह सकता है ये, या फिर अगर उसकी उम्र 65 साल हो गई तो भी रिटायरमेंट उसको लेना पड़ेगा। दोनों में से जो भी पहले हो वो काम होगा। सपोज अगर ये 55 साल का था और ये निर्वाचन आयुक्त बन गया तो 6 साल तक रह जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो 63 ईयर्स का था, 62 ईयर्स का था, कैसा है मान लो 62 साल का हो और फिर बने तो वो 3 साल तक रह पाएगा, क्योंकि 65 होते ही निकलना पड़ेगा, जबकि 6 साल वाली बात वहाँ लागू नहीं होगी फिर। तो दोनों में से जो भी पहले हो, ठीक है, उस हिसाब से। फिर चौथी बात है कि इसकी जो पदमुक्ति है, मतलब रिज़ाइन मान लो, चाहे ऐसा मान लो कि उसकी पोस्ट से हटाना, पोस्ट से रिमूव हो जाना। तो पोस्ट से अगर रिमूव की बात की करूँ मैं, तो पोस्ट रिमूव भी करेंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति।
यानी प्रेसिडेंट, लेकिन एक कंडीशन है, प्रेसिडेंट करेंगे लेकिन जो सदन के दोनों हाउस है, दोनों हाउस, 2 हाउस, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, सदन के जो दोनों हाउस है, ठीक है, दोनों सदनों में, ठीक है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर विशेष बहुमत से, जो मैंने 2/3 मेजोरिटी बताया था ना, विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी अगर होगी तो ही इसको हटाया जा सकता है, वरना इसको नहीं हटाया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो ये कुछ बातें मेरे को आज इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इजीली बताना था। इस चार्ट को आपको ऐसे कैसा बना लेना है कि इसमें क्या क्या बातें हैं। पहली बात ये कि संविधान के अनुच्छेद 324 एक के अंदर हमारे निर्वाचन आयुक्त होंगे। फिर निर्वाचन आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति जी करेंगे, और इस बॉडी के अंदर एक निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य वो होते हैं, वो लिख दिया अपन ने। टेन्योर कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष होता है। पद मुक्ति या फिर अपने पोस्ट से हटा देना वो राष्ट्रपति जी हटा देंगे, वो भी, लेकिन राष्ट्रपति जी हटाएंगे, लेकिन उसके साथ में सदन के दोनों हाउस जो हैं, ठीक है, उन दोनों सदनों के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, विशेष बहुमत के साथ में बिल पास होना चाहिए या फिर सहमति होनी चाहिए, तभी वहाँ से हटेंगे, वरना नहीं हट सकते। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद में अपन नोट्स पे चलते हैं कि अपन और इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन मतगणना और परिणाम, ठीक है। मतगणना और परिणाम की बात मैं अगर करूँ कि भारत के अंदर कैसे मतगणना होती है वो समझना। जैसे कोई किसी बंदे को वोट किया गया तो वो कैसे जीतेगा और उसका क्या परिणाम होता है वो समझना। बड़ा आसान है वैसे तो, कि व्हेन द वोट्स आर काउंटेड इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रथम वरीयता का वोट गिना जाता है। जैसे कि मैंने आपको इस बात पर बहुत इजीली एक वीडियो भी बना रखा है, राष्ट्रपति जी की जो सिस्टम बताया था मैंने आपको, वो आप अगर सारे मेरे क्लासेस ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे कोई 4 बंदे हैं, इसका मतलब ये है कि 4 बंदे हैं, ठीक है, एक को मिले 20 वोट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक को मिले 100, एक को मिले 50, एक को मिले 120, सबसे कम वाला बाहर, ठीक है, यानी कि जिसके सबसे कम है वो बाहर हो जाएगा। वही चीज़ है, यानी कि जो प्रथम वरीयता का वोट गिना जाता है, प्रथम वरीयता के अनुसार ये होता है कि वोटों की गणना के पश्चात यदि कोई प्रत्याशी या कैंडिडेट वांछित संख्या वोटों का कोटा प्राप्त नहीं कर पाता तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है, या तो सबसे कम वाला, या फिर ऐसे भी कर लिया जाता है कभी कभी कि एक निश्चित कोटा कर दिया कि ये इस हिसाब से वोट हुए, और ऐसे कह दिया कि जिसके भी 21 वोट से कम है उसको बाहर निकाल दिया जाए, तो ये आउट हो जाएगा। और कोई था नहीं, वरना ऐसा मान लो कि एक और 18 वाला ऐसा मान लो तो ये भी बाहर हो जाएगा। एक फिक्स कोटा करके भी बाहर निकाल लिया जाता है, निश्चित कोटा फिक्स, ठीक है। ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से बाहर निकाल दिया जाता है जिसमें प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हो, सबसे कम वोट वाले, वो मैंने बता दिया, ये वाला एग्जाम्पल है। उसके वोटों को दूसरी वरीयता के अनुसार अन्य प्रत्याशी को उसके जो है वो जोड़ दिए जाते हैं। जैसे इसको यहाँ से निकाला तो इसके जो 20 वोट थे वो इनको जोड़ देंगे, इनको जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उसको जोड़ देंगे। मैंने वो राष्ट्रपति वाला सिस्टम आपको पूरा सिखा रखा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, वो वीडियो देख लेंगे आप तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वरीयता अनुसार प्रत्याशी को हस्तांतरित कर दिया जाता है, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और इस प्रक्रिया को तब तक रखा जाता है जब तक वांछित संख्या के प्रतिशत जो विजय घोषित ना हो जाए, जब तक वो जीत ना जाए, जब तक कंटिन्यू चलता रहता है। कि ऑफ विच, हाँ ये हो गया, कैंडिडेट ईच ऑफ कैंडिडेट हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स if after the counting of all first preference votes the required number of candidates fail to fulfill the quota, तो the candidate who secured the lowest votes of first preference is eliminated, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। and his या हर जो भी हो votes transferred to those who are mentioned as second preference, जो second preference पर जो highest रहते हैं उनको दे दिया जाता है on those ballot papers। और दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जब तक वो जीत न जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, जो मैंने आपको बात की थी वो आज यही है सबसे इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन 100% वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके आना ही आना है, ठीक है। तो देखो, भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार क्या बात लिखी हुई 324 के अंदर कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए
कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचकों को संचालन करने का अधिकार, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा और उसी को निर्वाचन आयोग कहा जाता है। कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। इसमें सब कुछ आंसर भी छुपा हुआ है। क्या कि हमारे संसद के हो, चाहे राज्य के विधानमंडल के हो, मतलब हमारी विधानसभा के हो जिसमें एमएलए आते हैं, चाहे संसद के यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी के भी चुनाव हो, इन सब के चुनावों के इलेक्शन के लिए निर्वाचन आयोग होगा। एक निर्वाचन आयोग होगा। वो क्या काम करेगा? वो निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, पूरी नामावली तैयार करेगा। निर्वाचकों का संचालन वही देखेगा कि कौन कौन कैंडिडेट जो खड़े हैं उनका पूरी देख रेख करेगा, उसका अधीक्षण कर लेगा, निर्देशन करेगा और उस पर कंट्रोल भी रखेगा। पूरा काम उसका होगा और उसका नाम है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का हेड होता है निर्वाचक कमिश्नर, यानी कि इलेक्शन कमीशन ईसी। ठीक है, वही चीज़ है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, नाम क्या लिखा हुआ? इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, स्वतंत्र है। एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया मेक द इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष करने के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, आर्टिकल 324 एक क्या कहता है, ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। द सुप्रीडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल, तीनों बातें आ गई इसमें। ठीक है, ऑफ द प्रिपरेशनल ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, हर राज्य के, एंड इलेक्शन टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड इन कमीशन, और वो नाम होगा रेफर टू इन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन, वो होगा हमारा ईसी इलेक्शन कमीशन, जो ये सारा काम करेगा। आर्टिकल 324 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, देखो मैं फिर बता दूं आपको, यहाँ से शुरुआत है। क्वेश्चन आ जाएगा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, अभी इतना सा लिखा अपन ने, इसी को कंटिन्यू करें अपन, निर्वाचन आयुक्त, इसी के अंदर आंसर लिखना आपको, निर्वाचन आयुक्त। इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन होता है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन एदर बी ए सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी। भारत के अंदर जो निर्वाचन जो आयोग है वो एक सदस्य या बहुसदस्य भी हो सकता है। मैंने आपको जैसा कहा था, हो सकता नहीं है, 1+2 है। 1+2 का मतलब एक तो खुद इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य। तो एक सदस्य का मतलब या तो एक पहले एक था, लेकिन अभी त्रिसदस्यीय संरचना है हमारी 3, तो 2 हो गए अन्य, अदर। ठीक है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी हर निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो मेन होता है ये, ठीक है, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ लगभग समान होती है, लेकिन मेनली सिग्नेचर ऐसा मान लो कि इनके होता है, लेकिन पावर तीनों के पास में बराबर है। बात आती है अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की, तो नियुक्ति की जाती है इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, ये जरूर लिखना भाई कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर या परामर्श पर की जाती है। ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री होगी, मंत्री होगी, जैसे अभी एट प्रेजेंट की बात करूं तो मोदी सरकार है सपोज। ठीक है, तो सेंटर में मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार में जितने भी मंत्री है वो कहलाता है मंत्री परिषद, यानी कि वो कहलाता है कैबिनेट, या फिर उसको बोल दो आप कैबिनेट बोल दो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दो, सारे मंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, जितने मिनिस्टर है, ठीक है, वो सारे मिनिस्टर मिलके एडवाइस देंगे राष्ट्रपति जी को, सलाह देंगे कि आप इनको इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हो, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे बस। वैसे भी राष्ट्रपति जी क्या है, एक सिग्नेचर है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट है टेन्योर, कार्यकाल। तो 6 साल का कार्यकाल होता है या फिर 65 साल, जो भी इनमें से पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, यानी कि कार्यकाल होता है वो उन्हें 6 साल के कार्यकाल का नियुक्त किया जाता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक जारी रह सकता है, जो भी पहले हो। ये ध्यान रखना, जो भी पहले हो जरूर लिखना है। रिलीज ऑफ ऑफिस, पदमुक्ति की बात अगर की जाए तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म बाय प्रेसिडेंट, या फिर इफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक सच रिकमेंडेशन विथ ए स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि दोनों हाउस के अंदर, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के अंदर उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, यानी कि बहुमत के साथ में
अगर हाँ करते हैं लोग तब जाके ये रिलीज होंगे, तो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, ऐसे ही नहीं हटाया जाता, क्योंकि गलती वैसे होती नहीं है। लेकिन पद मुक्ति कब होती है? जब संविधान के विपरीत में कोई काम करे, कोई डिसीजन ऐसा ले ले जो देश के लिए नुकसानदायक हो, तब हटाया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 6 साल फिक्स हो गई, पहले भी हटाया जा सकता है। और इसके लिए बस बात एक ही है कि दोनों सदनों को विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी में पारित कर प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा, तब जाके ये हटेंगे। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य कर्मचारी। इसमें और कौन कौन होते हैं? एक तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया, IAS अधिकारी होते हैं। ये पढ़ लेते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक तो होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, और फिर चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो काम क्या करता है कि जब इलेक्शन होते हैं, राज्य और केंद्र, स्टेट और सेंटर दोनों के अंदर सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के पास चुनाव संबंधी काम होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होते हैं, IAS अधिकारी, उनके पास में काम होते हैं। और इस संबंध में चुनाव आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। कंट्रोल वो IAS अधिकारी करते हैं। चुनाव आयोग इन अधिकारियों को तबादला कर सकता है, तबादला रोक सकता है। चुनाव आयोग के पास इतनी पावर है। और गैर विभाजन तरीके से कार्य करने में विफल रहने पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। समझ गए? मतलब ये है कि इनमें काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के पास में इतनी पावर है कि ये जो IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है, या IAS ऑफिसर जो होते हैं, अगर ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, काम करने में विफल है, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। और ये जो एक्चुअल में अधिकारी होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में कंट्रोल का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि देयर इज ए चीफ इलेक्शन ऑफिसर इन हिज स्टेट टू assist the election commission of India during the election process. The administrative officer of the state and central government have election related work, and in the regard the election commission has full control over them. The election commission may transfer or withhold the transfer of these officers. The commission can also take action against them for failing to act in non-particular manner. अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी, एक्शन भी ले सकता है। कौन? हमारा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो इसका ले सकते हो। नेक्स्ट है जो भारतीय निर्वाचन आयोग होता है, पूरा उसका काम अगर अलग से पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से सेपरेट काम भी पूछ सकता है। फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो 4-5 काम है, बेहद आसान है। निर्वाचक नामावली तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट कि कौन कौन खड़े हुए हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं, कौन कौन काम करेंगे, वो सब। चुनाव का कार्यक्रम तैयार करना और इसका क्रियान्वयन करना भी इसी के हाथ में है, यानी डिटरमाइनिंग द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल। तीसरा है चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शंस ऑफिसर। चौथा है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। और पांचवा राजनीतिक दलों को मान्यता या चुनाव के चिन्ह आवंटन करना। सबसे बड़ी बात एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया हुआ है कि राजनीतिक दलों को मान्यता, ठीक है, यानी कि रिकॉग्निशन एंड अलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी भी, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, जो भी हो, उन सब को मान्यता कौन देता है या फिर उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो वो देता है चुनाव आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चुनाव चिन्ह देना, जैसे किसी का सिंबल हाथ है तो किसी का फूल है कमल का, ये सब अलग अलग डिफरेंट, किसी का हाथी है, किसी की झाड़ू है, ये जितने भी चुनाव चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, वो हमें कौन देता है? भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। इसके पास में पावर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट है भारत में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इसके चुनावों के लिए अपनाया गया है। राज्यसभा के चुनाव का विवेचन करते हुए इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया, ये एज इट इज क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे आप कि ये पूछ लिया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हैज़ बीन अडोप्टेड इन इंडिया फॉर हुज इलेक्शन वाइल डिस्कसिंग द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एग्जाम्पल इट्स नेचर। राज्यसभा का एग्जाम्पल देते हुए समझाना है अपन को। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज करवा दूँ कि जो राज्यसभा होती है, थोड़ा नॉलेज कर लेते हैं अपन। राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा, पूरी बात को समझो। राज्यसभा, तो मैं राज्यसभा के बारे में कुछ 2-3 बातें बता दूं आपको। एक तो ये कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, मेंबर होता है, वो 6 साल के लिए होता है। ठीक है, और मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या के हर स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर फिक्स होती है। जैसे राजस्थान के अंदर राज्यसभा सदस्य संख्या 10 है, हर राज्यों में अलग अलग सदस्य संख्या होती है।
और वैसे ही मैं अगर बात करूं तो राज्यसभा का जो मेन, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वैसे राज्यसभा में होता है सभापति, ठीक है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इनमें सभापति होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है ये, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है ये, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो सभापति जो होता है, ठीक है, वो राज्यसभा का मतलब, सभापति का मतलब जो मेन हेड, जैसे लोकसभा के अंदर अध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी ओम बिरला है वैसे, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस जो प्रेसिडेंट होता है। जैसे अभी हमारा राज्यसभा के सदस्य कौन बने, धनखड़ बने, जो हमारे राजस्थान के झुंझुनू से हैं, ठीक है। तो जगदीप या जयदीप धनखड़ उनका नाम है, वो राज्यसभा के अभी सभापति बने हैं, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो शॉर्ट में धनखड़, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे झुंझुनू से ही अपने, तो हमारे सभापति बने राज्यसभा के। लेकिन ध्यान रखना कि वो क्या होते हैं, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान रखना, जयदीप धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति भी, वाइस प्रेसिडेंट भी है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी आपको जानना चाहिए। और एक खास बात और है, हर 2 साल बाद में, हर 2 साल में 1/3, हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं एक प्रोसेस के जरिए। हालांकि मैंने आपको ये बातें पहले बता रखी है, लेकिन ऐसे रिवीजन कराने के लिए ये चीज़ बता दी, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो अपन कहाँ थे, इसमें अपन पढ़ रहे थे निर्वाचन अधिकारी, और ये बात थी, ये भी पढ़ लिया अपने, ठीक है। अब अपन बात करें राज्यसभा की, हाँ यहाँ जाते हैं वापस। तो इसको अपन पढ़ते हैं। इसमें यह था कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया गया है। इनडायरेक्ट, ये कहाँ पर काम आती है, अप्रत्यक्ष। मैंने कहा था राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को भेज देती है, एमएलए एमपी को, और वो जाके वोट कर देते हैं। फर्स्ट वीडियो में ये बात बता दी, आज तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एक जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। मेनली एग्जाम में आ जाएगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किन किन के चुनाव करवाती है, या फिर किन किन चुनाव में काम आती है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और बात करते हैं राज्यसभा और विधान परिषद। विधानसभा नहीं है, विधान परिषद है, इसका बहुत ज़रूर ध्यान रखना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, क्योंकि इनमें चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट चुनाव करवाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे आप। इन इंडिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हैज अडॉप्टेड ऑन लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। अप्रत्यक्ष चुनाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया propose a complex form of proportional representative system for election to the president, vice president, Rajya Sabha and legislative council, not assembly, ठीक है, which is known as the single transferable vote system. Very important था, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसे काम आती है, कैसे काम करती है। यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन राज्यसभा इलेक्शन। पहली बात तो ये कि राज्यसभा सीटों की संख्या का निर्धारण होता है इसके अंदर। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा है। मैंने कहा था जैसे राजस्थान के अंदर 10, वैसे फिक्स है। यानी कि स्टेट वाइज डिटर्मिनेशन ऑफ ए नंबर सीट, तो एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। दूसरी बात है मतदाता, यानी कि वोटर। तो राज्यों के विधानमंडल के सदस्य इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है, और राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। ध्यान रखना, विधायक का मतलब है एमएलए, ओनली एमएलए ही इनके मतदाता होते हैं राज्यसभा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की विधानसभा में जितने भी मेंबर होंगे वो इसके लिए मतदाता होंगे। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द वोटर्स ऑफ एमएलएज इन दैट स्टेट। फिर है प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में मतदान, वोटिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। तो मतदान चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार देना पड़ता है। वरीयता सिस्टम होता है इसमें। जैसे अगर 4 बंदे हैं तो अपनी वरीयता से वोट देना है। इसको पहले दिया, फिर 2 नंबर पे इसको रखा, मतलब वरीयता लिखी जाती है। इस पे 3rd को रखा, इस पे 4th को रखा। प्रेफरेंस देख के अकॉर्डिंग वोट होती है। वोट सबको देना पड़ता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये बात थी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट इसके अंदर हो जाता है फिक्सेशन ऑफ कोटा। कोटा का निर्धारण फिक्स है,
कैसे, इसका भी एक फॉर्मूला भी सिखा दूंगा कि टू बी डिक्लेयर द विनर ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम कोटा ऑफ वर्ड्स विच इज डिटरमाइन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। यानी कि जीतने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है। वो कोटा का एक फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा के जो प्रत्याशी है उसका कोटा फिक्स होता है, तो कोटा फिक्स करने का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो कुल मतदान बटा कुल विजयी उम्मीदवार +1 ब्रैकेट बंद 1, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1 ब्रैकेट बंद बाहर 1। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल भी दिया है। अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है, एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा, जैसे ये दे दिया, ये दे भी दिया कि 4 राज्यसभा के मेंबर हैं, हैव टू बी इलेक्टेड बाय द 200 MLAs इन राजस्थान। आपको पता है राजस्थान में 200 MLA, तो वो एग्जाम्पल मैंने ले लिया 200, तो द विनर वुड बी रिक्वायर्ड, तो विनर को कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो टोटल वोट्स पोल्ड कितने किए गए, इसने कहा कि 4 राज्यसभा मेंबर है, वो आ जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट की जगह, तो ऊपर तो आ जाएगा 200, भाई ऊपर क्या आ जाएगा 200, क्योंकि टोटल वोट्स पोल्ड यानी कुल मतदान, तो कुल मतदान करेंगे ओनली फॉर MLA कितने 200 आ गया, अपॉन कुल विजयी उम्मीदवार टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, तो जीते के जाएंगे वो है 4, ये लो सब 4 +1, ये +1 ब्रैकेट 1 फिर 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 200, 4 और 1 हो जाएगा 5 ब्रैकेट बंद, इधर आ जाएगा 1, ये इससे कटेगा तो 40 और बाहर है 1, तो यानी कि 41 वोट 41 वोट्स उसको मिले। ये ध्यान रखना 41 वोट्स, इसने क्या कहा कितने की ज़रूरत है रिक्वायर्ड है, तो 41 वोट्स की उसको ज़रूरत है जीतने के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायक है, विधायक नहीं है विधायक, है ठीक है, विधायक तो एक्ट कानून हो जाता है, विधायक MLA है, को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य कितने 4 चुने जाने, तो विजयी उम्मीदवार को कितने वोटों की जरूरत पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ मैंने जो यहाँ पर लिखी है ना वो यहाँ लिख लेना। ठीक है, इतने वोटों की जरूरत, यानी कि 41 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। बेहद आसान है, फॉर्मूला याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है। आई थिंक पूरा हो गया। तो ये था अपना बहुत ही शानदार सा चैप्टर, 2 वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट कर लिया, फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया मैंने, शानदार नोट्स आपको पढ़ लिए होंगे। और अब इस चैप्टर का आपके होगा टेस्ट। ठीक है, तो संडे को तैयार रहना, या फिर संडे को नहीं तो मंडे को आपका पक्का टेस्ट है इस चैप्टर का, रिवीजन कर लेना 2 दिन, और उसके बाद में शानदार तरीके से टेस्ट होगा। MCQs, 1 लाइनर, मैच द फॉलोइंग, सब उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। लाइव टेस्ट होगा, आप मुझे बिल्कुल सीधे रूबरू होंगे, क्या ऑप्शन आप बता रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, आपके आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना चैप्टर कंप्लीट। ओके।